हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए यूपीएससी पीटी का एक नया मॉक टेस्ट लेके, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गंवाएंगे। लेकिन उससे पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 का जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था उसका सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां, इसके द्वारा जनरल बख्त खां के द्वारा किया गया था। ठीक है। बहादुर शाह, नाम मात्र का नियंत्रण तो बहादुर शाह जफर के हाथों में था, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण था वो जनरल बख्त खां के हाथों में था दिल्ली के विद्रोह का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, गांधी जी की मृत्यु पे किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन में है लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एस राधाकृष्णन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया था गांधी जी की मृत्यु के पश्चात कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, गांधी जी की। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर में किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह, उसमें इनका नेतृत्व किस शहर द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ये कौन थी? तो ये आपको बता दें, ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली जो अवध के नवाब थे। कौन थे वाजिद अली शाह? अवध के नवाब। अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ और अवध दोनों जगह 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना मेरा लक्ष्य है। ये किसके द्वारा कहा गया था? आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे। क्या रहे थे? भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इन्होंने कब ये कहा था? तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान, राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान ऐसा कहा गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम शून्य का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन द्वारा सर्वप्रथम शून्य का प्रतिपादन किया गया था। और शून्यवाद क्या है? तो आपको बता दें, ये बौद्धों की महायान शाखा का, बौद्ध लोग जो हैं उनकी महायान शाखा का एक सिद्धांत है। क्या है? बौद्ध की महायान शाखा का सिद्धांत है ये शून्यवाद। इसमें क्या है? तो इसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। शून्यवाद में है क्या? इसमें संसार को शून्य माना जाता है, उसके सभी पदार्थों को क्या माना जाता है? हीन माना जाता है, सत्ताहीन माना जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 6 है आपका, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी,
भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1854 में डाक सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, क्या शुरू की गई थी? डाक सेवा या डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? ऑप्शन में है 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 22 जुलाई 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक, कब? 22 जुलाई 1947 यहाँ आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है सी.डी. देशमुख, सी राजगोपालाचारी, आर.के. षणमुख चेड्डी या दौलत राम। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर.के. षणमुखम चेड्डी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है रामास्वामी कंडासामी षणमुखम, रामास्वामी कंडासामी षणमुखम चेड्डी, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्हें आर.के. षणमुखी चेड्डी के नाम से जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? रामास्वामी कंडास्वामी षणमुखम चेड्डी। और ये कब से कब तक थे? तो ये 1947 से 1949 तक प्रथम वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ऑप्शन है अन्ना चंडी, कार्नेलिया सोराबजी, दुर्गा बनर्जी या लीला सेठ। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, लीला सेठ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला लीला सेठ थी। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, ये लखनऊ से संबंध रखती हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लीला सेठ जो हैं ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मार्च 1954 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे अपना हम कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपात संबंधी उपबंध जो है वो किसके संविधान से लिया गया है भारत में? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे अपने हम कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, वो कौन है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा 9 दिसंबर 1946 में जब प्रथम संविधान सभा हुई थी तब इन्होंने, सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्होंने संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता स्थायी रूप से कौन बन गए थे? तो वो बन गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे,
और क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 348। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 में का संबंध जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पर है कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि या सूर्य का देश कहा जाता है, जापान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका यहाँ पर कि आपसे पूछ रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोजिला दर्रा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप स्थित है, समीप स्थित है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ चंद्रमा है, डीमोस है, टाइटन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, पांचवा विशाल प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि निम्नलिखित में किसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन में है जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, भिलाई या दुर्गापुर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये भारत का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है। क्या है? जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है, इस कारण इसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक ज्वालामुखी है किलिमंजारो, वो किस देश में स्थित है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी। ठीक है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 10 रुपये के नोट पे। आपको मुझे कमेंट में बताना है आपको कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, जिसको भी पता हो वो बताइएगा कमेंट में। कमेंट ज़रूर करिएगा कि गवर्नर जो हैं वर्तमान में कौन है आरबीआई के। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। नीली क्रांति निम्न में किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है नील कृषि से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से या पीने योग्य जल की उपलब्धता से। तो हाँ, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन से। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन के उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी। डॉक्टर हीरालाल चौधरी को मत्स्य उत्पादन का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 है, 14 है, 15 या 16 है। तो आपको बता दें कि 1959 में ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी की सरकार थी और तब इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्शियम हाइक्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, क्या
क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे अपना हम कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट हो जाएगा कि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जब नेत्रदान करता है तो आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो कि आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे आगे की परत होती है कॉर्निया। ठीक है, नेत्रदान में सिर्फ इसी हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि कैंडला मात्रक है। कैंडला का मात्रक नहीं है, कैंडला किसका मात्रक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, एसआई। ठीक है, एसआई मात्रक है ज्योति तीव्रता का कैंडला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे हो जाएगा आपका कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है बुद्ध, महावीर, गुरु नानक या कबीर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीर से संबंधित है मगहर नामक स्थान। ठीक है, किससे संबंधित है? यहाँ पे कबीर का निर्वाण स्थल है मगहर। कबीर का क्या है? कबीर का निर्वाण स्थल है मगहर में। तो ये स्थान किससे संबंधित? संत कबीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ आपका हो जाएगा कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या नागालैंड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट वैली या मूक घाटी जो है वो आपकी केरल में स्थित है। कहाँ पड़ती है? केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे अपना हम कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सागा दावा जो है वो किस धर्म का प्रमुख पर्व है। तो यहाँ ऑप्शन में हिंदू, पारसी, जैन या बौद्ध। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागा दावा जो है वो बौद्ध लोग मनाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है और ये 1950 से मनाया जाता है। कब से? 1950 से मनाया जाता है। और ये कहाँ के लोग बहुत ही प्रमुख, बहुत ही अच्छे से मनाते हैं? तो ये हैं आपके सिक्किम और गंगटोक। ठीक है, सिक्किम और गंगटोक के लोग प्रमुख इस त्योहार को मनाते हैं। किसे? सागा दावा। क्यों मनाया जाता है? ये बुद्ध के जन्म और निर्वाण की याद में मनाया जाता है सागा दावा बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हर साल दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है। राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये उत्सव नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड राज्य द्वारा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। भारतीय राज्य है नागालैंड, उसके द्वारा हॉर्नबिल वहाँ का फेमस मुख्य उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी आपको बता दें, नागालैंड की राजधानी है, अगर राजधानी पूछा जाए तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। पहला जो सम्मेलन हुआ था किसान अखिल भारतीय, उसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। 1936 में ही इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था। सदरुल अखबार, आबे हयात, सियासत जदीद, सोल्डर्स गजट। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू का ऑप्शन नंबर ए, सदरुल अखबार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा था? सदरुल अखबार था। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना अखबार, तो ये था आपका सियासत जदीद। उर्दू का सबसे पुराना अखबार तो वो था आपका सबसे सियासत जदीद। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार तो वो था आपका सदरुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ आपका राइट आंसर है नाना साहब का वास्तविक नाम ऑप्शन नंबर ए, धोदू पंत था। क्या था?
धोदू पंत नाना साहब का वास्तविक नाम था और इन्होंने 1857 में जो क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति के कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 में कानपुर में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। किसने? धोदू पंत में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था कानपुर में, जो कि नाना साहब के नाम से फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ आपका हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वृंदावन मंदिर तो आपका मथुरा में है, ये आपका राइट है। जेके मंदिर ये गलत है आपका। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका कानपुर नगर में पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका राइट है, यही सुमेलित नहीं है। जेके मंदिर कानपुर में पड़ता है। विश्वनाथ मंदिर तो आपका वाराणसी में ही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, लेकिन जेके मंदिर जो है वो आपका कानपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी 1951 में। ठीक है, कब की गई? 1951 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा आपका, हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने की है? तो ये की है अमीर खुसरो, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या फैजी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की गई है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। और हर्षचरित में हर्षवर्धन के चरित्र का है, हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन है, चरित्र वर्णन है। और कादम्बरी जो है वो पहला उपन्यास है। कादम्बरी क्या है? पहला उपन्यास है। और हर्षचरित में हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन मिलता है। तो ये दोनों ही किसकी रचना है? ये दोनों ही आपके बाणभट्ट की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? ये आपसे पूछा जा रहा है। 16 महाजनपदों में जो मल्ल महाजनपद था वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन में है गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर या फैजाबाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में स्थित है मल्ल महाजनपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ आपका हो जाएगा, प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है उत्तर प्रदेश के? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धर्मवीर भारती जो है लेखक, उनका संबंध किस स्थान से है? तो उनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, जन्म हुआ था धर्मवीर भारती का इलाहाबाद में। इनकी फेमस रचना का नाम है अंधा युग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त जो था वो था ऑप्शन नंबर ए, विशंभर दयाल। ठीक है, विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। कब तक थे? 1970 से 1982 तक ये थे। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे लेंगे कि निम्न में किसको डंका बेगम की उपाधि मिली थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको डंका बेगम की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी ऑप्शन नंबर बी, जीनत महल को। जीनत महल को डंका बेगम की उपाधि मिली थी। ये कौन थी? ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी जीनत महल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, ये आपके करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और 42 क्वेश्चनों के बाद मैंने एक भी बार आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है कि किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये किस देश के हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे के हैं ये। ठीक है, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं लेखक जॉन फासे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा यहाँ पे आपका कि कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक या ईडी बने हैं? ऑप्शन में है प्रभु काली रावड़ा, जयंत चौधरी, वृद्धिमान ठाकुर या मुनीष कपूर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनीष कपूर जो हैं इन्हें आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कब किया है? 3 अक्टूबर 2023 को इन्हें नियुक्त किया गया है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे राजीव चौधरी के स्थान पे बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल आशीष देसाई, लेफ्टिनेंट जनरल लघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल के वेणुगोपाल या लेफ्टिनेंट जनरल जेपी श्रीवास्तव। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को ब्रो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्रो के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। और ये ब्रो है क्या? तो ये है सीमा सड़क संगठन होता है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सीमा सड़क संगठन और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। कौन है इसके नए महानिदेशक? तो लेफ्टिनेंट जनरल लघु श्रीनिवासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा आपका, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये है आपकी नेपाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट है। नेपाल जो है वो हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है। और ये किसके खिलाफ इस टीम बनाए थे? तो मंगोलिया के खिलाफ बनाए थे। ठीक है, मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने 300 प्लस का स्कोर किया था T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ऑप्शन में है गीतिका राव, जननी खन्ना, अशोका सिंह या प्रमिला मलिक। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर प्रमिला मलिक बनी है। ठीक है, कौन बनी है? प्रमिला मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 आपका, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे या विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम है आपकी पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा यहाँ पर आपका, कि प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दुनिया भर में नहीं, भारत भर में 25 सितंबर को, ठीक है, 25 सितंबर को भारत भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन में है गेंडा, हाथी, चीता, सांड। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर ए, गेंडा। ठीक है, वर्ल्ड रीनो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रीनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किसके जागरूकता फैलाने के लिए? किस जीव के बारे में? तो गेंडा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है आपका 3:2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कितना होता है? 3:2 होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका आंसर, जिसको भी पता है कि कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, इसके बिल्कुल मत करना है क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, वो बिल्कुल नज़दीक है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगी आपको कि अगर आपको बुक जीके की लेनी है, आप लोग ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी बुक अच्छी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दी गई हैं, वहाँ आप उन पर क्लिक करके आप बुक्स देख सकते हैं। बुक्स अच्छी हैं तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सेशन पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए।